तो इंडिया ने इस साल के पेरिस ओलंपिक्स में कुछ खास कमाल नहीं किया, खाली 6 मेडल्स आए, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। बट एक नाम जो मीडिया में छाया रहा, जो मीडिया में चर्चे में रहा, वो था द एक्वा क्वीन। जी हाँ, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एज अ जूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक्स इन कायाकिंग एंड कैनोइंग। इसके अलावा शी इज़ द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट कश्मीरी एंड फर्स्ट इंडियन टू डू सो। द एक्वा क्वीन, द लेजेंड बिल्किस मीर। थैंक यू सो मच बिल्किस फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये किसी भी तरीके से आपकी स्ट्रगल, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी हार्डशिप्स को जस्टिफाई नहीं करता है। बट स्टिल आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन से प्राउडली दैट आई एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर करियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज द फीलिंग बीइंग द फर्स्ट? I feel proud myself that I have achieved highest level जो है, that is Olympics, जो एक एथलीट का ख्वाब है। It's dream come true। मेरी 28 years की जो मेहनत थी, मेरा जो प्लेइंग कैरियर था, ये स्ट्रगल भरा था और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, सेटबैक्स आए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरी अचीवमेंट्स को नजरअंदाज भी किया गया। बट इस पे जरूर आएंगे हम, बट हाउ इट इज लाइक बीइंग द फर्स्ट? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इट वाज नॉट बिल्किस जो ओलंपिक जूरी पैनल में बैठी, ये मेरी कंट्री पहली बार वहां तक पहुंची उस प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप में। जैसे कि ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री रही है, उसमें अगर देखा जाएगा, ये जो स्पोर्ट है, ये यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। इफ यू सी लाइक हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और द स्ट्रॉन्ग नेशंस, और उस जगह में आना और जजिंग और जूरी पैनल में रहना, और दैट टू इन अ स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे टफेस्ट पॉइंट माना जाता है, और जहां पर आज तक फीमेल्स को बहुत कम लाइक जिम्मेदारियां दी गई। बट आई वाज लकी कि मुझे वो पॉइंट मिला जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईमानदारी से उसको निभाया, और इट वाज प्राउड मोमेंट फॉर होल कंट्री। सो पेरिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ बताइए पेरिस के बारे में। मेरा जो सफर स्टार्ट हुआ, ये डल झील से स्टार्ट हुआ और पेरिस तक पहुंचा। हाँ, मेरे लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब मुझे 8 महीने पहले जब मुझे पता चला मुझे जूरी पैनल में लिया गया था, तो यू डोंट बिलीव कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, क्योंकि पेरिस जब मैं पहुंची, पेरिस का एक्सपीरियंस एक हाई लेवल एक्सपीरियंस माना जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स इज अल्टीमेट, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और आई फील आई एम लकी कि मैं उस जगह पहुंची जो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट वहां हुआ। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के पॉलिसीज के बारे में, वहां का जो माहौल था ड्यूरिंग ओलंपिक्स, इट वाज आउटस्टैंडिंग। सो पेरिस में क्या किया? ये तो ओलंपिक की जर्नी तो हो गई वहां पे, बट इसके अलावा पेरिस में क्या किया? पेरिस में हम बहुत आई फील के पास फोटोज खींचे। वो तो जैसे ही लैंड हमने किया, सो मेरी जो फ्रेंड थी वो ऑस्ट्रेलिया से, तो जैसे ही मैं रूम में पहुंची तो सबसे पहले यही था कि भाई एफिल टॉवर जाना है, पिक्चर। और पेरिस बहुत ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर बहुत रिच है, और बहुत सारी जगह हमें मिली जिनको हमने एक्सप्लोर किया। ऑफ कोर्स पीपल आर टू गुड, एंड और वहाँ पर जो ये गेम्स हुए थे, गेम्स कंडक्ट किया, तब उस पेरिस का 4 चांद और लगे। बहुत घूमे हमने, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा टाइम था, और जो मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट थे। तो शॉपिंग में क्या किया? कुछ खरीदा? यस, सबसे ज्यादा मैंने शॉपिंग में इक्विपमेंट ही लिया, लाइक स्पोर्ट्स, बिकॉज वी आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो मेरे यहाँ के एथलीट्स है उनके लिए जैसे पैडल्स का था, या नी पेड्स थे, जीपीआर वॉचेस, ऐसी शॉपिंग बहुत सारी की। और ऑफ कोर्स पेरिस का परफ्यूम जब मैं गई तो एवरीबॉडी से कि लाइक हमारे लिए ये लाना वो लाना। हाँ, शॉपिंग बहुत अच्छी की। सो वेयर इट ऑल स्टार्टेड, अगर हम बात करें
Dal, Eiffel, Kashmir, Paris. How it all started? Tell us about your journey. मेरी जो खेल कैरियर की शुरुआत हुई ये 1998 में हुई, डल लेक से शुरुआत हुई। और तब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था हमारे रियासत में, और लड़की का बाहर निकलना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आना और स्पोर्ट्स ड्रेस पहनना, इट वाज चैलेंजिंग। जब मैं स्पोर्ट्स ड्रेस पहनती थी तब भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, क्योंकि जब मैं वाटर स्पोर्ट्स एक चैलेंजिंग स्पोर्ट्स और था, बिकॉज एडवेंचर स्पोर्ट्स था। लोग हंसते थे कि लड़की है एडवेंचर स्पोर्ट्स में करेगी क्या, बट मैंने एक चैलेंज लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 98 से लेकर 2009 तक मैंने अपनी यूटी को रिप्रेजेंट किया नेशनल में, और मेरे प्लेइंग कैरियर में सबसे जो हाईएस्ट अचीवमेंट थी दैट वाज वर्ल्ड कप 2009, जब मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और मैं पहली लड़की थी अपनी कंट्री से। और आई वाज लाइक कि वर्ल्ड कप में जाना जो हंगरी में हुआ, जिसमें 96 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, एंड इंडिया फाइनल तक पहुंचा, और मैंने K1 500 मीटर में उसमें हिस्सा लिया। और ये सफर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही स्ट्रगल भरा था, कठिनाई बहुत आई, टूटी तो बहुत मैं, बट हार कभी नहीं मानी। और क्योंकि मुझे मेरा ख्वाब यही था कि मैं जम्मू कश्मीर और मेरी कंट्री का वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप पे लाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ हद तक तो कामयाब हुए। मुझे लगता है बहुत हद तक, कुछ हद करके यू बीइंग द फर्स्ट, मतलब आपने तो स्टीरियोटाइप जो इमेज होती है वो तो आपने पूरी ब्रेक कर दी। इट्स लाइक यू हैव ब्रोकन दैट, क्योंकि बीइंग द फर्स्ट, आप पहले एथलीट फ्रॉम कश्मीर ने रिप्रेजेंट किया, एंड देन जूरी मेंबर, एंड फर्स्ट बीइंग फ्रॉम साउथ एशिया, राइट? यस, आप दो चुने गए थे साउथ एशिया से। एशिया से मैं थी, और एक जापान से एक मिकी बार्दो, शी वाज दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एशिया से भी जजेस लिया, बिकॉज इट्स अ हाई लेवल जजेस पैनल। और ये एग्जाम मैंने 2011 में हंगरी में दिया था। अच्छा, इसके लिए एग्जाम होता है पहले? ये बाज़ाब्ता एक रूल बुक होती है, आपको एक रूल का पता होना चाहिए। और इसका एग्जाम जो मैंने दिया था जर्मनी में दिया था, और आई वाज द बेस्ट सेकंड जज देयर। इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, फिर थ्योरी होता है, फिर आपको हर स्टेशन पे बिठाते हैं। और ओलंपिक्स में मुझे डायरेक्ट नहीं लिया गया। पहले मैं एशियन चैंपियनशिप में जो मेरा परफॉर्मेंस रहा, मैंने 3 एशियन गेम्स में मैं फिनिश चीफ जज रही, जो चाइना में हुआ, और फिर क्वालिफाइंग राउंड फॉर ओलंपिक जापान में हुआ, उसमें मैं जज रही। सो ये जो पूरा मेरा परफॉर्मेंस रहा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा था दैट वाज एशियन गेम चाइना, वहाँ पर मुझे फिनिश जज बनाया था। और पूरा जो कंपटीशन था उसको टेक्निकली बहुत अच्छी तरह से हमने किया, और देयर वाज नो प्रोटेस्ट। और जिस कंपटीशन में प्रोटेस्ट नहीं आता है तो वो जो टेक्निकल और जूरी पैनल होता है वो उनके लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं होता है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे पेरिस 2024 के लिए एज अ जूरी पैनल लिया। राइट, सो आई वांट टू कम ऑन दिस कि उस टाइम पे when you have started your career back in 1998, so how difficult was at that time, because उस टाइम पे एक certain image होती थी एक girls की, and being in a certain environment, वो उसमें आपकी जर्नी को हैमर किया है किसी हद तक? मतलब आप और कुछ अचीव करना चाहती थी and that hammered your journey? Do you feel like that? एक लड़की का जो सफर है वो उसके घर के दरवाजे से स्टार्ट होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं 90s में आई वाज जस्ट मैं 6th-7th क्लास में पढ़ती थी, और जब मैं स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए निकलती थी तो मैंने पहली जैसे बोला उसको दरबदरी के नज़रिए से देखते थे। आई रिमेम्बर मैं फेरन डाल के अंदर अपना वो जो चप्पू होता था वो अंदर लेकर चोरी चोरी जाती थी, सो दैट पीपल लोग ना देखे, बातें ना हो, क्योंकि मैं उस सोसाइटी में रहती थी कि लाइक मैं सोच रही थी कि जब मैं स्पोर्ट्स में आई मेरे माँ बाप पे भी बहुत असर पड़ा, उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा समाज में। और बीइंग अ किड मुझे आज भी याद है कि एप्रिसिएशन वहाँ पर मिसिंग थी, जो मुझे आज भी
फील Yeah. है, जो मेरी परफॉर्मेंस पे असर भी किया। शायद मैं और आगे जाती, लाइक मेरा प्लेइंग कैरियर बहुत जल्दी छूट गया। छूटने का यही है कि लाइक मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बट तब एप्रिसिएशन जो थी वो हमें राइट बोलते हैं ना कि जब इंसान निकलता है, जब वो स्ट्रगल फेज में होता है, वहाँ एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत थी। बीइंग अ किड आज भी मेरे दिमाग पे उसका है कि मैं जब भी निकलती थी, चाहे वो सोसाइटी रिलेटेड हो, चाहे वो स्पॉन्सर्स रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें एक एथलीट बहुत ज्यादा कठिनाइयों से निकल कर आगे पहुंचता है, बट जब आप स्ट्रगल में होते हो तब आपको कोई साथ नहीं होता है, बट जब आप एक कामयाब एथलीट बनते हो तब आपके हर एक आगे आता है। तो आज भी मुझे लगता है कि मेरे प्लेइंग कैरियर में एप्रिसिएशन बहुत कम रही अर्लियर जब मैं एज ए एथलीट थी। So do you see that जो उस टाइम पे जो सिनेरियो था आपके मुकाबले में वो चेंज हुआ है और it's still the same? बहुत हद तक चेंज हुआ है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाई परफॉर्मेंस, उसमें आज भी हमें What do you mean by high performance? लाइक व्हेन वी टारगेट ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स, उसके लिए एक प्रोफेशनल और रोड मैप की बहुत जरूरत है। लाइक आज का स्पोर्ट्स एक डिफरेंट ये है, इट्स ऑल साइंटिफिक बेसिस, लाइक साइंटिफिक इनपुट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। I'm stopping you, but I want to know scientific. आपने यूज किया वर्ड साइंटिफिक। साइंटिफिक इनपुट्स का आज का जो स्पोर्ट्स है, So what is that? लाइक पहला जब हम खेलते थे, मैंने आपको बोला कि मेरे प्लेइंग कैरियर में इंजरी हुई। आज का प्लेइंग कैरियर, आज का एथलीट के साथ इट्स नॉट ओनली कोच जो उसके साथ काम करता है, वहां पर आपका फिजियो काम करता है जो पूरा उसका मॉनिटर करता है, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, इज अ फुल टीम जो साइंटिफिकली देखते हैं कैसे एक एथलीट को हम टॉप लेवल पे लाए। पहले जब हम खेलते थे हमें ये नहीं पता होता कि मेंटल फिटनेस कितना रोल प्ले करता है एक एथलीट के करियर में। तब के जमाने में हमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, बट आज का जो स्पोर्ट्स है इट्स ऑल लाइक साइंटिफिकली इसको डिजाइन किया जा रहा है, प्लस जो ट्रेनिंग प्लान बनता है वो कोच तक ही महदूद नहीं रहता है, जैसे वो पूरा टीम होता है, साइंटिफिक स्टाफ होता है, कोच होता है, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर होता है, कंडीशनिंग एक्सपर्ट से लेकर डाइटिशियन से लेकर साइकोलॉजिस्ट, इट्स ऑल लाइक पूरी एक टीम होती है जो एक एथलीट पे काम करती है, राइट? सो आपको क्या लगता है कि व्हाई इंडिया फेल बेसिकली एट दीज हाईएस्ट लेवल कॉम्पिटिशंस? अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड, सो क्या कहेंगे? व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग व्हाई इंडियन एथलीट्स फेल एट हाईएस्ट लेवल? हमारा ग्रास रूट लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है, फिजिकल एजुकेशन जो स्कूल्स में, बिकॉज सी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टाइम टैलेंट को लेना। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर आज भी उस लेवल तक नहीं है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, स्पोर्ट्स कल्चर बहुत जरूरी है। आज अगर आप देखोगे, हम यहाँ के स्कूल्स की बात कर रहे हैं कि कब उनका स्पोर्ट्स पीरियड होता है, कितने घंटे का होता है और क्या परफॉर्म होता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमें प्रोफेशनल प्लानिंग करनी चाहिए, वी शुड अडॉप्ट, लाइक कुछ गेमों को हमें अडॉप्ट करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, जो हर स्कूल को लेना पड़ेगा, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे, सब जूनियर लेवल पे हमें बहुत काम करना है। स्पोर्ट्स कल्चर और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक वे में, लाइक फॉर एग्जांपल कैनोइंग की बात हम करेंगे, सबसे पहले एज अ कोच मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से पैरामीटर, और अगर मैं एक एथलीट को ले रही हूँ उसमें क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लाइक, इट्स नॉट लाइक उस पर रिसर्च होना चाहिए। अगर कैनोइंग एथलीट हमें लेना है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, अगर उसकी आर्म लेंथ या अपर बॉडी अच्छी है तो उसको किस स्पोर्ट्स में ले। तो मुझे लगता है वो पैरामीटर्स और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन विद रिसर्च और साइंटिफिक इनपुट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और स्पोर्ट्स कल्चर की आज भी हमारी कंट्री में कमी है। आप देख रहे हो कि माँ बाप आज भी बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल फोन देगा, बैठो और देखो और चुप रहो। बट जैसे मैं यूरोप में थी, चाहे वो मैं हंगरी में थी, चाहे मैं बर्मिंघम में थी, मैंने देखा जब उनका वीकेंड स्टार्ट होता है वो पूरी फैमिली एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होती है। और जैसे मैंने बर्मिंघम में देखा, वहां मैंने स्कूल्स में कंपलसरी देखा 3 स्पोर्ट्स, स्विमिंग, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक, बिकॉज इसमें बेसिक कंपोनेंट इन तीनों गेमों में है जो एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब एक घर की बेस स्ट्रांग होती है, जब एक फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो हम उसको किसी भी स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स में बहुत काम करने की जरूरत है एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड सेकंड प्रायोरिटी विल बी दैट कि उस टैलेंट को आप कैसे निखार रहे हो। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज लाइक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है और एथलीट्स पे हाई परफॉर्म जैसे बहुत सारी स्कीम्स है। टॉप्स जो टॉप एथलीट्स है उन उस स्कीम के तहत उसको लेते हैं, और जो उसको ट्रेनिंग एक्सपोजर होता है, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उस स्कीम में उसको मिलता है। बट बात यहाँ पर ये है कि रिजल्ट, और देख लीजिए ये हमारी कंट्री कितनी आबादी है और कितनी लार्जेस्ट कंट्री है हमारी। एक छोटी सी कंट्री हंगरी जो बिहार से भी छोटी है, एंड देयर वर 29 मेडल्स। सो यहाँ सोचने की बात ये है कि जो हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है उसके बाद हम उनको रोड मैप बनाते हैं। देयर वी रिक्वायर्ड अ क्वालिफाइड कोचेस इन सब जूनियर लेवल। तो वहां पर जब आप बेस बनाते जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का जो प्लानिंग है, तभी आप कामयाब हो सकते हो। इसमें इट्स नॉट ओनली लाइक डिपार्टमेंट, कम्युनिटी, लाइक गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट ही नहीं है। लाइक हंगरी में मैंने क्लब कल्चर देखा। एक मोहल्ले में मैंने 10 क्लब देखे, हर एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहा है। तो सोसाइटी को भी आगे आना है और स्पोर्ट्स अवेयरनेस और स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो डू यू फील लाइक अभी हम देखते हैं, अगर स्पोर्ट्स कल्चर की जब हम बात करते हैं, क्रिकेट एट टॉप, देन फुटबॉल, देन हॉकी, सो डू यू फील लाइक एथलेटिक्स के लिए, एथलीट्स के लिए बहुत कम गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? आप देख लीजिए, अभी आपने ओलंपिक्स देखा, अगर आपके कंट्री में मेडल्स आए तो इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। यहाँ अटेंशन की बहुत जरूरत है। जैसे हमारी कंट्री में क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, हर गली कोचे में क्रिकेट है। बट कहीं ना कहीं हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, लाइक जिस गेम में नंबर ऑफ मेडल्स ज्यादा है, लाइक एथलेटिक्स नंबर ऑफ मेडल्स, अपनी स्पोर्ट्स की मैं बात करूंगी, इट्स अ 5th लार्जेस्ट ओलंपिक मेडल, 5th लार्जेस्ट event in Olympics. We have 16 medals in Olympics, like 12 in sprint and 4 in slalom. आप देख लीजिए slalom क्या होता है पहले for our viewers? वाटर स्पोर्ट्स में 2 इवेंट होते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ स्प्रिंट की, एक फ्लैट वाटर होता है जैसे डल है, या आज हम पॉक्रेबल में बैठे हैं, यहाँ जो वाटर फ्रंट इज अ फ्लैट वाटर। इसमें एक कोर्स बनता है, 9 लाइन्स का कोर्स, जैसे आपका एथलेटिक्स में होता है, ये पानी में बनता है और स्ट्रेट कोर्स होता है। इसमें 1000 मीटर, 500 मीटर एंड 200 मीटर की रेसेस होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इवेंट्स इन स्प्रिंट, कायाक एंड कैनो। कायाक इज अ सिटिंग पोजीशन में बैठता है एथलीट, और डबल ब्लेड होता है, दोनों साइड से वो प्रोपेलर चलाता है। एंड कैनो नीलिंग पोजीशन एंड विद सिंगल ब्लेड। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बोर्ड, सिंगल, K1 जिसमें एक एथलीट बैठता है, K2 जिसमें 2 एथलीट बैठते हैं, K4 जिसमें 4 बैठते हैं। वैसे ही C1 सिंगल, डबल एंड 4। अब जो सलालम की बात आ रही है, सलालम इज अ वाइल्ड वाटर। जैसे आपने पहलगाम देखा है,
सोनमर्ग देखा है, राइट, इसमें 200 मीटर का कोर्स बनता है, Right. इसमें फिर गेट्स लगते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और टाइमिंग बेसिस पे वो 23 21 गेट्स जो एक एथलीट को पार करना है, उसको अपस्ट्रीम आना है, फिर डाउनस्ट्रीम जाना है, फिर अपस्ट्रीम जाना है, Okay. उन गेटों को पार करते हुए बिना टच बिना मिस करके उस कोर्स को क्लियर करके उस हिसाब से उसको विनर डिक्लेयर Alright. करते हैं। सबसे अट्रैक्शन वाला ओलंपिक्स में जो इवेंट रहा जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस इन्वॉल्व हुई, दैट वाज अ सलालम। ओके, तो मेरा यहाँ ये जो था कि यहाँ 16 मेडल्स, इफ वी टॉक अबाउट फुटबॉल एंड हॉकी वी हैव ओनली 1 मेडल, ओके, राइट, सो वी हैव टू इन्वेस्ट जहाँ नंबर ऑफ मेडल्स ज्यादा है, राइट, सो दैट हम अपनी कंट्री को उस मैप पे लाए। सो अगर ओलंपिक्स 2024 अभी खत्म हो गया, 28 के लिए हम अभी से क्या प्लानिंग कर रहे हैं? राइट, So it's like we have to plan today. Then only we can, compete like the superpower of sports, like हमारी neighboring country China, then USA, then other countries. Even Indonesia and छोटी-छोटी countries अच्छा result दे रहे हैं. But मुझे लगता है कहीं ना कहीं we have to make a professional planning and very strong road map. तो आपको क्या लगता है what we can learn from countries like China and USA? मुझे लगता है चाइना में जो अभी मेडल टेली में ज्यादा वो आगे आए, उन्होंने वुमेन स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस किया। वुमेन स्पोर्ट्स में लाइक कंपटीशन अगर देखा जाएगा मेन से ज्यादा वुमेन स्पोर्ट्स में कम है, लाइक उसमें वुमेन स्पोर्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। Okay. इंडिविजुअल इवेंट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। द सेकंड, नंबर ऑफ मेडल्स जहाँ ज्यादा है वहाँ फोकस करना चाहिए, और स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए हमें काम करना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हर स्टेट में एक गेम या 4 गेम या 5 गेम को प्रायोरिटी करके उनको एडॉप्ट करना। लाइक वी कश्मीरी, वी पीपल आर ब्लेस्ड सच अ वंडरफुल वाटर फ्रेंड्स, सुनो। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए एक टारगेट होना चाहिए कि इन गेम में कुछ जहां हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी बनाए, उसके बाद उन पे टारगेट करे। राइट, और ये मेजर करना बहुत, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। लाइक आज अगर हम फाइनल्स में नहीं पहुंचे, क्या वजूहात रहे, और अगर आज हमारी कंट्री में 6 ही मेडल आए, रीजन क्या हुआ, और 28 में हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, और 10 साल के बाद हमारा क्या टारगेट रहेगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल प्लानिंग। और मुझे आज भी लग रहा है कि कॉलेजेस स्कूल्स में स्पोर्ट्स सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाना बहुत जरूरी है, एंड वी शुड हैव अ क्वालिफाइड कोचेस देयर। राइट, एंड आपको क्या लगता है किस स्टेट में सबसे ज्यादा यू सी टैलेंट, और किस फील्ड में आपको लगता है कि यहाँ से मेडल्स बहुत सारे निकल सकते हैं पर निकल नहीं रहे हैं? मुझे लगता है हर स्टेट में टैलेंट छुपा हुआ है, और आपने देखा होगा चाहे वो मणिपुर के एथलीट्स वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बात करें हरियाणा की, आप देख लीजिए हरियाणा के एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया। बट ये मेरा है कि लाइक मुझे जो फील हो रहा है कि लाइक हर रीजन में, जैसे अगर नॉर्थ की बात करें, जो स्ट्रेंथ और पावर वाली गेम है उसमें नॉर्थ रीजन में लाइक उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर हमें टारगेट करना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग, हर एक गेम का स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट ये है कि रूरल बेल्ट में टैलेंट छुपा हुआ है, वहां तक पहुंचना। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट कैनोइंग, कायाकिंग, मुझे लगता है अगर हम कुपवारा देखे, आपने देखा होगा उन बच्चियों में नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, तो उनको आइडेंटिफाई करके एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देना वो बहुत जरूरी है। और कंट्री में मैंने पहले ही बोला, जब तक स्पोर्टिंग कल्चर हम पैदा नहीं करेंगे वो कहाँ से होता है। वो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, और बट वो कल्चर घर से आएगा जब माँ बाप एलो करेंगे बच्चों को, और जब माँ बाप ये सोचेगा कि जितना इम्पोर्टेंट एक बच्चे के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस है, उतना इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है।
क्योंकि स्पोर्ट्स जब बच्चा करता है वो बुराई से भी दूर रख सकता है एंड वो एक अलग इंडिविजुअल आपको नजर आएगा, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कल्चर और एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी यही पर भी मैं बोलूंगी कि हमारे जो ओलंपियंस यहाँ से हमारी कंट्री से निकलते हैं वो आर्मी एयरफोर्स यहाँ से आते हैं, बट जो मैंने बाहर देखा ओलंपियन जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी से आते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन स्कूल वी हैव टू मोर फोकस एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें हमारी कंट्री को अब प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस गेम को हम टारगेट करेंगे। अच्छा, डू यू फील लाइक कि स्पोर्ट्स कल्चर है, बट स्पोर्ट्स कल्चर पर्टिकुलरली कुछ गेम्स के रिलेटेड है, लाइक फुटबॉल, लाइक क्रिकेट, लाइक हॉकी? इसका रीजन यू फील लाइक, आई एम आस्किंग, यू फील लाइक बिकॉज उसमें फेम बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, एंड यू नो एक एक आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है बहुत जल्दी, एंड एंडोर्समेंट स्पॉन्सरशिप, और इसमें वो लैक कर रहा है? इज दैट द रीजन कि ये जो कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है? बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, बहुत सारे एथलीट्स का प्लेइंग करियर भी छूट गया, जो हमारे कंट्री के टॉप में, अपनी स्पोर्ट्स की बात करूंगी। हमारे एक लड़के ने जो अभी एशियन गेम्स में अर्जुन ने मेडल लाया, वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, हम उज्बेकिस्तान जा रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो रास्ते में हमारी जो कन्वर्सेशन रही, मैंने उसको बोला आपने अभी जॉब क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि जब एक एथलीट जॉब ज्वाइन करता है तो उस पर दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उसको ऑफिस जाना है, उसको ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है। उसने बोला कि मैडम अगर आज मेरे पास स्पॉन्सरशिप होता, अगर मुझे कोई अडॉप्ट करता, लाइक कोई भी, देखो बिजनेस सेक्टर्स में आगे आना है, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसने मुझे बोला कि मेरे पास मैम शाम को घर में रोटी नहीं है, मुझे घर को भी देखना है, मुझे माँ बाप को भी देखना है, हमारा घर नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। जब से मैंने ज्वाइन किया, मुझे जाना होता है चैंपियनशिप्स में, तो मुझे डिपार्टमेंट में चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं हर टाइम, तो वो साल भर नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज डिपार्टमेंट का भी यही है कि अगर हमने इसको एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसको यहाँ परफॉर्म करना है। तो मुझे लगता है कि वैसी पॉलिसी, जैसे बहुत सारे एथलीट्स को प्लेइंग करियर छूट जाता है क्योंकि वो जॉब में चले जाते हैं और वो टैलेंट हमारा खत्म, मैंने खुद देखा है कि वेस्ट होता है। या तो उनको जॉब दे दो कि टू परफॉर्म, या तो उनको जॉब दे दो कि अगर आज आप एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है तो आपको जॉब इसलिए दिया जा रहा है कि आप परफॉर्म करोगे ओलंपिक्स में। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे एथलीट्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, और बहुत सारा टैलेंट स्पॉन्सरशिप की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से आपने देखा कि जाया हो गया। सो हाउ डू यू सी इट, लाइक इज इट लाइक कि पैसा बहुत कम मिल रहा है इसमें, और पैसा कैसे मिलता है इसमें? आई वांट टू नो हाउ एथलीट्स अर्न। जब आप स्पोर्ट्स में आते हो, क्रिकेट के अलावा, आप तब तक स्ट्रगल करते हो जब तक आप टॉप लेवल पे पहुंचते हो। जब आप एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे गेम्स में परफॉर्म करते हो, तब भी आपके पास स्पॉन्सरशिप्स अप्रोच करते हैं। उस वहां तक पहुंचने में स्ट्रगल बहुत है एक एथलीट का। बहुत सारे एथलीट्स ने अपने घर भी भेजे, बहुत सारे एथलीट्स ने लोन लिया, बहुत सारे एथलीट्स आज भी किराए के घरों पे रहते हैं, क्योंकि अभी वो उस लेवल तक नहीं आए हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब जो स्कीम्स निकले हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं एथलीट्स को, वो तो हो रहा है, बट और ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जब एक एथलीट का नाम नहीं होता, उसके पास कोई जाएगा नहीं, ना उसको कोई उस पर इन्वेस्ट करेगा। तो जब हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने जब मेडल लिया, तो तब नीरज चोपड़ा के पास 20 स्पॉन्सर्स की भीड़ लगी। उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या प्लानिंग थी उस लेवल तक लाने के लिए, वो हमने सोच रहा है, उसके लिए प्लानिंग कर। नहीं, क्या इसमें ओनली स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, उसके बाद एथलीट एक परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है? देयर इज नो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट? जैसे फाइनेंशियली अगर आप टॉप्स में हो, टॉप्स में वही आता है जो मेडल विनिंग होगा, जो मेडल होप होगा।
बट जो मेडल विनिंग जो टैलेंट है उसमें, बट वो अभी उस स्टेज पे नहीं आ रहा है। वो अभी स्टेप बाय स्टेप मानो कि अगर हम बात करेंगे, आप नेशनल सबसे पहले होता है, एक खिलाड़ी का होता है डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट, उसके बाद वो स्टेट में आता है, स्टेट के बाद वो नेशनल में आता है। नेशनल तक का जो सफर है वो बहुत कठिनाई वाला होता है। जैसे मैं अपनी एक एग्जांपल दे दूंगी, जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गई, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, ना मुझे किसी ने कोई हेल्प किया। मुझे पायडल लेना था बिकॉज मेरे पास वही पुराना चप्पू था, तो मैंने ब्राक्सा पायडल लेना था बिकॉज मुझे परफॉर्म करना था, मुझे वर्ल्ड कप के लिए जाना था। तो मेरी माँ ने जेवर भेजे मुझे वो पायडल दिलाने के लिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था तब। और मैंने जब मैंने मजबूरी में जॉब को भी अडॉप्ट किया, क्योंकि मैं SRO 349 में जॉब में आई। मजबूरी ये था कि मुझे जो मेरा डाइट मनी था, जो मेरा एक्सपेंस, क्योंकि एक एथलीट और एक आम इंसान को आप एक ही उसमें नहीं तोल सकते हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो उसका रहन सहन हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह उसका जाना हो। मुझे मेरा नहीं था कि मैं जॉब करूं, मेरा ये था कि मैं परफॉर्म करूं, मैं आगे बढ़ूं। बट मुझे इनिशियल स्टेज पे ही जॉब इसलिए करना पड़ा कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। तो इज इट लाइक कि आपको इक्विपमेंट्स भी खुद खरीदने पड़ते हैं एक एथलीट को? मैंने बोला, बट यू वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट वर्ल्ड कप्स, राइट? यस। एंड उस टाइम पे भी आपको खरीदना पड़ा खुद ही? उससे पहले जब मैं नेशनल में आ रही थी, मैंने बोला कि मेरा नाम नहीं था, तब जब मैंने खेला है, मैंने जो पायडल लिया है, वो मैंने पहले जिक्र किया कि मेरी माँ ने अपने चूड़िया, आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे वो दर्द है। उन्होंने मुझे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के पास गए तब, बिकॉज वहां ये बोल रहे कि आपकी गेम की पॉपुलैरिटी क्या है, आपकी गेम कहाँ है, आपके व्यूवरशिप कितना है। तो वो स्ट्रगल, डिस्पाइट रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट वर्ल्ड कप्स, यस, मुझे खुद पायडल खरीदना पड़ा। मेरे पास अभी वो पायडल नहीं है, मैं आपको वो शो करती। दैट्स वेरी शॉकिंग। वो पायडल मैंने खुद खरीदा, और मैं बहुत परफॉर्म कर पाती, बट मुझे बहुत जल्दी SRO 349 में जॉब में आना पड़ा, और उसके बाद चैलेंज स्टार्ट हो गए। बट इट्स रियली लाइक शॉकिंग कि आप एक एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एट हाईएस्ट लेवल, एंड स्टिल उसको अपने जेब से इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, अब वाटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट आने लगा। 2019 में यहाँ इक्विपमेंट आया जो वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में इस्तेमाल होता है, बट नॉट हमारे जमाने में तो बिल्कुल उस टाइम पे नहीं था। मैं तो ये बोलती थी कि मैं आज भी मुझे अंदर है वो दर्द, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, और मैं जो वो वर्ड के लिए, मैं तब जब मैं मेडल लेकर आती थी या कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी, वो एप्रिसिएशन वर्ड आज भी वो मिसिंग है। स्टिल इट्स मिसिंग। यस, स्टिल इट इज मिसिंग। इज इट लाइक कि खाली कायाकिंग और कैनोइंग में और अनदर स्पोर्ट्स में भी इट्स लाइक मिसिंग, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए एक एथलीट को इंडिया में? अब जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एथलीट्स में इंटरेक्शन करने लगा, आपने देखा जब एथलीट आता है, चाहे वो हार कर आता तब भी उसको एप्रिसिएशन मिलती है, जब वो मेडल लेकर आता तब भी एप्रिसिएशन मिलती है। चेंज हो गया, बट हमारे जमाने में it was missing. So how do you see right now scenario of athletes in India as compared to another countries? दिन ब दिन चेंज आ रही है, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, बट स्टिल मैंने जैसे पहले ही बोला कि हमें आज अगर हम 28 की बात करें तो प्लानिंग आज से हमें करनी है, और उसमें मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, चेक करना कैसे है, और जो स्टेक होल्डर्स है लाइक एथलीट, जो जैसे अभी हमारा हॉकी में मेडल आया, उसमें कुछ प्लेयरों ने रिटायरमेंट लिया, उन एथलीट्स को आगे आना पड़ेगा
to help टू other हेल्प youngsters, अदर, other एंड हम aspiring जैसे एथलीट्स को आगे aspiring. आना पड़ेगा. थोड़ा सा माहौल को चिल करते हैं. सो टेल अस कौन से फ्रेंड्स है कि किन के साथ आपकी दोस्ती है? मेरे बॉक्सर्स के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती रही, और हॉकी में धनराज पिल्ले Okay. एक, ही इज आवर प्राइड ऑफ कंट्री, एंड उनकी जब मैं हिस्ट्री सुनी, या मैरी कॉम की जब मैंने हिस्ट्री सुनी, तो वहाँ मुझे लगता कि मेरा तो कुछ भी नहीं है. उन्होंने जितना स्ट्रगल किया, हर एक एथलीट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. Tell us about Mary Kom, the legend Mary Kom. क्या बातचीत होती है when you meet top She athlete? is an amazing woman, believe me. We were together in 2007 कैंप जो हमारा Okay. था भोपाल में, बॉक्सिंग और वाटर स्पोर्ट्स का कैंप. तो एवरी सैटरडे यू यूज टू मेक अ नॉन वेज. आपको पता है मणिपुरी और कश्मीरियों को बहुत नॉन वेज का होता है, तो मैं बहुत अच्छा मैं कुकिंग करती हूँ. सो बढ़िया है. मेरी हमेशा बोलती हमें थी कब आप लेकिन खिला रही हैं? मैं बहुत अच्छा फिश बनाती हूँ, क्योंकि पानी के साथ मेरा जो रिश्ता है. तो डेफिनेटली वी विल हैव नेक्स्ट वीकेंड, वी विल हैव अ प्लान. तो फिर हम इकट्ठे बैठते थे, प्लानिंग करते थे. एंड मेरी इंस्पिरेशन है. मेरी जिस बैकग्राउंड से आ रही है, जिन चैलेंजेस से आ रही है, वो रियली आई सल्यूट हर द वे शी फाइट. अभी हम रिसेंटली एक फंक्शन में मिले, कुछ ही ओलंपिक से पहले दिल्ली में. तो मेरी बात हुई. उसके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट शी इज वेरी स्ट्रांग. शी इज अ रोल मॉडल. शी इज आवर हीरो. क्या मेंटालिटी होती है टॉप एथलीट्स की? if a youngster, if an Like, aspiring उनकी athlete. जो उनकी जो लाइफ का एक एक घंटा, एक एक दिन, वो एक टारगेट फिक्स होता है. लाइक मेरी जो फ्रेंड थी, शी वाज इन कैनोइंग. उसने अपने जो बेडरूम था वहां पर लिखित में रखा था टाइमिंग 1 मिनट 47 सेकेंड मुझे अचीव करना है. जब वो सुबह उठती थी तो उस टारगेट पे नजर रखती थी, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने 10 साल काम किया. एंड यू कैन सी दे आर अ डिफरेंट, लाइक बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते एक एथलीट को. वो सोशल ही कट हो जाता है जब वो एक इसमें आता है, कैंप में आता है. उसके फ्रेंड्स के साथ कोई टच नहीं रहता है, सोशल मीडिया बिल्कुल टच नहीं रहता है. सिर्फ उसका फोकस सुबह ट्रेनिंग, शाम ट्रेनिंग, रेस्ट. तो एक एथलीट की लाइफ इट्स टोटली डिफरेंट. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन लाइक कैसे उनकी लाइफ होती है, बट they are all focused. All right. Vinesh Fogart. So do you have any connection with Vinesh Yes, Fogart? I know Vinesh, and I was very very upset जो इस ओलंपिक्स में विनेश के साथ हुआ. विनेश बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही है, बहुत सिस्टम के साथ लड़ रही है. और विनेश का जो ओलंपिक्स में, मतलब इट वाज अनफॉर्चुनेट, 100 ग्राम से विनेश मेडल छूट गया. बट वो हमारे लिए आज भी गोल्ड मेडल है. आज भी वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है. आपने देखा है विनेश एक बहादुर लड़की है, और विनेश जिन कठिनाइयों से आई है, आई सल्यूट हर. But I want to know, and और audience want to know कि हुआ क्या था एक्चुअली. क्या सच में वेट 1 kg बढ़ गया था रात में? जब विनेश ने फाइट, जब उसका था, तब उसका वेट बिल्कुल था. बट जब उसको फाइनल उसके लिए लड़ना था, उसका वेट बढ़ गया था. उसमें लाइक मैं बोलूँगी कि सपोर्टिंग स्टाफ का भी, बिकॉज आप एक एथलीट पे काम कर रहे हो, यू हैव टू सी एवरीथिंग. इट्स नॉट ओनली लाइक लास्ट मोमेंट तक आपको कोई भी ये नहीं लेना चाहिए, इजीली नहीं लेना चाहिए. तो वेट उसका बढ़ गया था, और सपोर्टिंग स्टाफ को या जो भी कोचेस साथ थे, मुझे लगता कहीं ना कहीं कोताही रही. और हमारी कंट्री ने एक मेडल हम खो बैठे. और विनेश के लिए बहुत टफ टाइम था वो, और इट वाज अनफॉर्चुनेट. और हम सब इंडियंस के लिए वो एक
मैं क्या बोलूँ, आई वॉज वेरी इमोशनल दैट So do you feel like जो कंट्रोवर्सी सराउंडेड थी उसकी वजह से वो हैम्पर किया? विनेश एक आपने देखा, आपने शायद अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, विनेश बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत सालों से। आपने देखा होगा कि कैसे एक सिस्टम के साथ लड़ना, और एक लड़की जब निकलती है उस पे 1000 इल्ज़ाम लगते हैं, 1000 इल्ज़ाम, बिकॉज एक लड़की पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है जब उसको आपको टारगेट करना है। बट आप देख लीजिए विनेश का माइंडसेट देख लीजिए, उसने साबित करके दिखाया शी इज़ द बेस्ट। भले ही उसको मेडल ना मिला, बट हमारे लिए वो आज भी मेडल विनर है। You were there at that time जब वो कंट्रोवर्सी सारी हो रही थी? Yes, I was there, and but वो मोमेंट आज भी मुझे, I was very emotional that time. Please tell us about that moment. Like उसने वो किस हद तक भी गई, बाल सारे काट दिए उसके, और पूरे रात भर वो ट्रेनिंग कर रही थी, चाहे वो ट्रेडमिल पे थी या कोई सर्किट ट्रेनिंग, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोताही थी। So आपको लगता है कि इंडिया में पर्टिकुलरली रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड नाउ बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो एक अब इस कैटेगरी में ऊपर आ रहे हैं, दैट पीपल रियली वांटेड टू बिकम लाइक मैरी कॉम और नीरज चोपड़ा? आर यू सीइंग दैट सिनेरियो इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ दीज टॉप एथलीट्स? बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आया हमारी कंट्री में। आज आप देख रहे होंगे, मैं फेसबुक पे देखती, छोटा बच्चा एक रॉड लेकर भी वो जेवलियन को परफॉर्म करे गाँव में, ठीक है। तो मुझे लगता है पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को, इवन मैं अपनी गेम का बता दूंगी, जब मैं अपनी गेम के बारे में बताती थी कि मैं कैनोइंग प्लेयर हूँ, तो लोगों को लग रहा है ये कराटे है। तो यस यस, देन आई से कि मैं कायाकिंग मींस वाटर स्पोर्ट्स में एक गेम है। नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम या पीवी सिद्धू जैसे खिलाड़ी, या हमारी मानू बकर द डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, उनके आने से इंडिविजुअल गेमों पे फोकस होने लगा, और अब लोग बिजनेस वाले या इंडस्ट्री में जो भी है वो आगे आने लगे। और आने वाले दौर में अगर हमारी कंट्री को आगे लेना है तो इंडिविजुअल और ओलंपिक गेम्स को फोकस ज्यादा होना चाहिए। और फिर से मैं कहूंगी, जहाँ नंबर ऑफ मेडल ज्यादा है वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, और वहाँ प्रोफेशनल प्लानिंग की जरूरत है। वहाँ एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल, फिर से मैं बोलना चाहती हूँ बिकॉज हम उस दौर से गुजरे हैं। मैं बोल रही हूँ कि हम सबको जब एक एथलीट ग्रास रूट लेवल से आता है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टैलेंट हमें जाया हो गया। कितनी बिल्किस होंगे जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड होंगे, आज भी वो घर में बैठे होंगे। क्यों, क्या है वजह? कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वुमेन स्पोर्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। आप देख लीजिए नंबर ऑफ मेडल्स चाइना के वुमेन स्पोर्ट्स में, एंड नाउ दे आर टॉप। राइट, नाउ पेरिस ओलंपिक्स हो गया, नाउ नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए आप कैसे देख रहे हैं इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा? बिकॉज इस बार खाली 6 मेडल्स आए एंड दैट वाज 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। तो कैसे देखते हैं आप नेक्स्ट ओलंपिक्स? मुझे लगता है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में हम बेटर परफॉर्म करना चाहिए, बट फेडरेशंस, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटी, हम सबको मिलकर, इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट, लाइक एक मोहल्ले की भी जिम्मेदारी है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि यूरोपियन नेशंस में क्लब कल्चर बहुत है, वो डेवलप करना है। और आगे मुझे लगता है इंडिया सून लाइक टॉप 10, टॉप 20 में आ सकता है। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और अर्ली स्टेज एंड ट्रेनिंग एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी पैरा एथलीट जो थी प्राची यादव, मैंने जो देखा उसमें उसका मेडल जो फाइनल में पहुंचकर भी मेडल नहीं आया,
क्योंकि आज भी कैनोइंग में हमारी कंट्री में ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं है, और आज भी हमारा वो आर्टिफिशियल परमानेंट कोर्स नहीं है जहां पर वो एथलीट जो ओलंपिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब आप उन चीजों से फेमिलियर नहीं होते हो तो परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू मासूमाना सवाल। कुछ मासूमाना सवाल है आपके लिए, तो जवाब दीजिएगा। ऑल राइट, सो एक वर्ड आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे पेरिस ओलंपिक्स। ड्रीम कम ट्रू। ओह वाओ, राइट। योर फेवरेट ओलंपिक स्पोर्ट आउटसाइड कैनोइंग? Athletics. Okay, what's the first thing you pack before international competition? My favorite Indian jersey T-shirt. All right. Favorite moment past Olympics से? मुझे जो अवार्ड दिया गया था, वो मेडल, एंड आई गेट लाइन नंबर 4, वो जो एथलीट्स को नंबर प्लेट होता है, और वो नंबर 4 मुझे मिला, उसने गोल्ड लिया था, एंड इट्स विद मी। ग्रेट। एथलीट जिसको आप एडमायर करती हैं मोस्ट, इन इंडिया या इन आउटसाइड? एनीवन। दोनों ले लीजिए, इंडिया के भी एक और आउटसाइड। इन कैनोइंग, यस, ऑफ कोर्स नताशा, एंड इंडिया मेरिको। गोल्ड मेडल और ब्रेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्लोज टू योर हार्ट, व्हाट यू रियली वांटेड टू अचीव? वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑलराइट, पेरिस इन द समर और विंटर्स में? समर, ऑफ कोर्स समर। अच्छा, one piece of advice you would like to give aspiring athletes? You have, like, shortcut किसी भी कामयाबी का राज नहीं है। You have to make a target and manage your time well. Favorite thing about Paris? Favorite thing about Paris, we have many beautiful moments. मैं बहुत डिफरेंट लोगों से मिली और उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया, और सबसे ज़्यादा मुझे सबसे अच्छा लगा, लाइक जो हमारा वर्ल्ड चैम्पियन रहा है उससे मिली, और दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट टू इंटरेक्ट विद द पीपल जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वाटर के साथ आपका बहुत एक गहरा कनेक्शन है, बहुत क्लोज कनेक्शन है। मेटाफोरिकली अगर वाटर आपको डिस्क्राइब करे तो कैसे आपको डिस्क्राइब करेगा? मेरी माँ का कहना है, एक बच्चे, जब मैं छोटी थी, जब बच्चे को खिलौना देते हैं तो वो हंसता है, खुश हो जाता है। खासतौर लड़कियों को गुड़ियों से लाइक प्यार होता है, छोटे छोटे खिलौनों से। मेरी माँ बोलती थी कि जब भी आपको खिलौना देता था वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता, बट जब भी आपको पानी दिखाते थे तो आपके चेहरे पे एक खुशी आती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे पानी के साथ एक अलग ही रिश्ता था, और दैट्स व्हाई आई एम एक्वा क्वीन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, दैट्स ऑल। लवली टॉकिंग टू यू एंड बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर कि जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स रखे, जो आपने हमारे साथ शेयर किया, आई एम श्योर कि उसकी वजह से बहुत सारा चेंज आए, एंड नेक्स्ट विल सी जो ओलंपिक्स होने वाला है वहाँ पे इंडिया बहुत सारे मेडल्स आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।